अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन दिसंबर 2022 के पास पेपर की, जो कि अभी हमारा रीसेंट पास्ट पेपर है दिसंबर 2022। मैं इस पेपर का पहले जैसे कि हम करते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सीरीज ऑफ डिस्कसिंग पास्ट पेपर्स। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर का एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन वाइज जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, कितना कंप्यूटेशनल पार्ट, कितना डिस्कशन पार्ट, इसके फीचर्स क्या थे, डिफ़िकल्टी लेवल। तो पहले हम एक पेपर का ओवरऑल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को मिलके सॉल्व करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम एक बल्कि चार्ट बना लेते हैं समराइज करने के लिए इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। क्वेश्चन किस टॉपिक सिलेबस एरिया से रिलेटेड था, ये उसके मार्क्स टोटल, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें कितना कंप्यूटेशनल पार्ट था, कितना डिस्कशन पार्ट था, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह क्या थी, ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ये इस पेपर का मार्क्स के एतबार से और टाइम के एतबार से सबसे बड़ा क्वेश्चन था, 25 मार्क्स, राइट। इसके 3 पार्ट्स थे, ए, बी एंड सी, राइट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को कवर किया है। साथ में इसमें एपीवी की नॉलेज भी टेस्ट हुई है, ठीक है, और फॉरेक्स के जो एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट भी है विच इज़ अबाउट स्वैप्स, तो इसमें फॉरेक्स का एरिया भी कवर हुआ है स्वैप्स का, राइट। इसका पार्ट ए इज अबाउट कंप्यूटेशन। इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है जिसमें कहा गया रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। मैं इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। इफ द बोर्ड शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन तुर्की, दिस 14 मार्क्स इज अबाउट कंप्यूटेशंस, राइट। और उसके बाद जो 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट वो पूछ रहा है कि इज इट एप्रोप्रिएट टू यूज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड द अदर वन इज अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क, कि आप लोकल डेट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने जा रहे हैं। सो एक्सप्लेन हाउ मलिक कुड यूज स्वैप अरेंजमेंट्स टू रिड्यूस दैट रिस्क, राइट। तो डिस्कशन पार्ट्स अगर हम देखें तो 2 डिस्कशन पार्ट हैं, 5 और 6, 11 मार्क्स की डिस्कशन है इस पेपर की, है ना। एक डिस्टिंक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, और ग्रेजुअली हम ये पैटर्न अब पास पेपर्स में देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन के साथ डिस्कशन पार्ट भी जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। जब हम इसे कंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द पेपर इज अबाउट कैलकुलेशन, देन 1/3 ऑफ द पेपर इज अबाउट डिस्कशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, है ना। और वन ऑफ द रीजन, जब जनरली कुछ लोगों ने मुझसे आके डिस्कस किया कि जी अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मेक इट, सो मेरा एनालिसिस ये है कि द लॉस्ट सम वेरी इजी मार्क्स जो कि डिस्कशन एरिया के थे, बिकॉज वी जनरली डू नॉट प्रिपेयर seriously about this area. So this is an increasing trend, and the reason is that this is how you are also being prepared for the another paper जो कि से related है, MSA Multi Subject Assessment MSA 2. So the now increasingly you will see that there is a mix of, it's not just about calculation, there's a mix of calculations and making sense out of calculation through analysis, through discussion, explanation and all. तो इस पेपर, इस क्वेश्चन की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल देखूं तो यस, दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट पेपर इन दैट सेंस दैट इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ साथ उसने एपीवी के कॉन्सेप्ट को भी साथ ही टेस्ट किया है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यस यू कैन क्वालिफाई दिस क्वेश्चन एज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिस्कशन पार्ट इसके आसान थे, कंप्यूटेशनल पार्ट को आप थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। फिर हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। The second one,
ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था, M&A से रिलेटेड, बड़ा टिपिकल M&A का क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन 2 पे अगर मैं आऊं तो क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 4 पार्ट थे, A से लेके D तक, B C D। इसमें भी डिस्कशन कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है। इसमें जो शुरू के 2 पार्ट्स हैं 10 मार्क्स के, इसके टोटल मार्क्स थे 10 और 12 22 मार्क्स, ये टोटल 22 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसमें जो पहले 2 पार्ट्स हैं 4 और 6 मार्क्स थे, प्योरली डिस्कशन पार्ट्स। मीनिंग ऑफ सिनर्जी बताएं, एंड व्हाट माइट क्रिएट सिनर्जी फॉर एनपीपी जो कि एक एक्वायरर है, if the takeover of NH were to proceed, explain the purpose of due diligence and the steps, है ना, एक्विजिशन या M&A से पहले जो भी बायर होता है वो एक ड्यू डिलिजेंस करता है अबाउट द टारगेट कंपनी, उससे रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 10 मार्क्स तो स्ट्रेट डिस्कशन के थे, राइट। पार्ट सी इसका अबाउट कैलकुलेशन है, जिसमें शेयर एक्सचेंज, टर्म्स ऑफ शेयर एक्सचेंज हमने फाइंड आउट करने हैं। एंड पार्ट डी वाज मोर अबाउट एनालिसिस। आ जाए बेटा, जिसमें हमने दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए गेन और लॉस की कैलकुलेशन भी करनी है और एडवाइस भी करना है वेदर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू अप्रूव द ऑफर, और फिर क्वांटिफाई करने के एंड क्वांटिफाई एनी गेन्स एट द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स वुड रिसीव इफ एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस। तो इसके अंदर डिस्कशन एंड कैलकुलेशन दोनों हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि 10 मार्क्स तो इसके स्ट्रेट डिस्कशन के, और 7 मार्क्स में से भी हम ये कहें कि आपके 3 से 4 मार्क्स जो है ना वो आपकी कैलकुलेशन के हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन पार्ट अगर हम देखें तो ये आप समझें कि 22 में से मैं आई वुड से कि 13 मार्क्स आप डिस्कशन के रखें और बाकी माइनस करें तो 9 मार्क्स बचते हैं, दोज आर अबाउट कैलकुलेशन, राइट। आई वुड क्वालिफाई दिस क्वेश्चन एज इजी क्वेश्चन। दिस इज अबाउट M&A, राइट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन वाज मोर अबाउट फॉरेक्स, और इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी का भी ऐड किया डिस्कशन का, लेकिन प्राइमरीली अबाउट फॉरेक्स, एक्सचेंज रेट रिस्क, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट रिस्क और फिर डिविडेंड पॉलिसी डिस्कशन से मुतालिक। इसके जो टोटल 8 और 14 ये भी 22 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। और इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, पहले 14 मार्क्स अबाउट कैलकुलेशन से मैं लिखता हूँ फॉरेक्स, जिसमें बोथ एक्सचेंज रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क ये भी थे, और इसमें प्लस डिविडेंड पॉलिसी, राइट। कंप्यूटेशन पार्ट 14 तो प्योर कंप्यूटेशन है, और फिर जो 4 है उसमें एक्सप्लेनेशन है, आप कह सकते हैं उसको कि थोड़ी बहुत उसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। 1 मार्क्स ही और थोड़ी सी जो है ना इंटरेस्ट रेट की आप कैसे जो है ना ऑप्शंस के थ्रू हेज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 1 से 2 मार्क्स और कैलकुलेशन कर लें, अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 15 to 16 मार्क्स यहाँ कर लेते हैं, और डिस्कशन के हम बाकी 8 मार्क्स कर लेते हैं, राइट। ये भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, एक्सेप्ट फॉर इसमें एक जो इनडायरेक्ट हेज है फ्यूचर्स। इसके अंदर फॉरेक्स का ये क्वेश्चन था जिसमें एक एक्सचेंज रेट रिस्क की हेजिंग के 3 मोड्स, फॉरवर्ड, मनी मार्केट और इंटरेस्ट अपना फ्यूचर्स हेज है, और फ्यूचर्स में इनडायरेक्ट हेज थी। तो ये वाला पार्ट तो आप चलें कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्लासिफाई कर सकते हैं, बट द रेस्ट वर क्वाइट इजी, राइट। और इसमें भी 3 पार्ट्स थे, A B C। A was pure computation about exchange rate risk, 3 मोड्स ऑफ हेजिंग को हमें कंपेयर करना था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वाज अबाउट योर एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एरिया, जिसमें CAPM और पोर्टफोलियो रिस्क। इसके जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास क्वेश्चन 4 के, वो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, राइट। और
इसमें जो पहले 7 मार्क्स हैं दैट्स प्योरली अबाउट कंप्यूटेशन, और उसके बाद 4 मार्क्स वाज अबाउट डिस्कशन कि जी आप उन्होंने एक सिनेरियो दिया है जिसमें आप पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू भी उसको असेस करें और CAPM के थ्रू भी असेस करें, और फिर उसके बाद पूछा गया है कि बताइए सर्कमस्टेंसेस में क्या करना चाहिए और कौन सा मॉडल ज़्यादा रेलिवेंट है, और आसान सा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। और फिर पार्ट C वाज अबाउट जिसमें हमने डेट की कैलकुलेशन है, KD कैलकुलेशन है, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक क्वेश्चन है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक, उसमें पोर्टफोलियो थ्योरी, CAPM, और फिर उसके बाद KD डिटर्मिनेशन, राइट। कंप्यूटेशनल पार्ट 7 और 4 11 मार्क्स की आप कैलकुलेशन समझें, और 4 मार्क्स डिस्कशन, राइट। इसे भी मैं इजी क्लासिफाई करूंगा, इसे आप इजी से लेके डिफिकल्ट दोनों में रेंज में डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट हैज का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चन ये भी आसान था। उसके बाद आइए जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन, टोटल करें शुड बी 100। इस 16 मार्क्स की क्वेश्चन में बेसिकली ये रिस्क एडजस्टेड वैक का क्वेश्चन है, NPV कैलकुलेट करनी है, जिसे वो कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू यूजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस। NPV क्या करती है, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है द वे दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड, कि शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, इसमें कुछ लोगों ने इसको मिस परसीव भी किया, बट इट्स वेरी सिंपल। इसमें रिस्क एडजस्टेड वैक की कहानी है। इसमें आपको एक टारगेट एंटिटी या प्रोजेक्ट कह लें उसको, आपने जो है ना उसकी एक्विजिशन कर रहे हैं, और उसके मुतालिक उन्होंने बताया है कि सिमिलर कंपनी का ये बीटा इक्विटी है, उसकी ये गियरिंग है। तो इफेक्टिवली उन्होंने रिस्क एडजस्टेड वैक के मॉडल को हमें यूज़ करके हमने डिस्काउंटेड डिटरमिन करना है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट वो कहता है कि शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस बताएं, यानी पहले पार्ट में उसने डिस्काउंटेड डिटरमिन किया, दूसरे में वैल्यू एनालिसिस पूछ रहा है, तो वैल्यू एनालिसिस इज थ्रू NPV। NPV क्या बताती है, पॉजिटिव NPV मीन्स कि एक शेयर के इन्वेस्टर को उसका रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल गया, ओवर एंड अबव उसे कुछ कैश फ्लो मिले जिसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है, इसीलिए हम उसे कहते हैं इट्स एन इमीडिएट इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो शेयर होल्डर्स वैल्यू उससे एनहांस होती है, तो शेयर होल्डर्स वैल्यू के परस्पेक्टिव से उन्होंने इसे क्वेश्चन पूछा है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ KVH यूजिंग शेयर होल्डर एनालिसिस, राइट। तो शेयर होल्डर एनालिसिस के थ्रू जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो NPV कैलकुलेशन है। रिस्क एडजस्टेड वैक का एक क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान सा, कैश फ्लोज भी आसान है, रिस्क एडजस्टेड वैक की कैलकुलेशन भी आसान है। फिर तीसरे पार्ट में उसने सेंसिटिविटी इसकी पूछी है, तो ये एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ये भी, और फिर इसमें रिस्क एडजस्टेड वैक प्लस इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सेंसिटिविटी एनालिसिस का पार्ट, डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी में डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी पूछी है, यानी IRR कैलकुलेशन कराई है उन्होंने आपसे। इसमें प्योरली सारी की सारी कंप्यूटेशंस हैं, पूरे के पूरे 16 मार्क्स कंप्यूटेशन के हैं। ये वाहिद क्वेश्चन था और मैं इसे भी इजी में ही क्लासिफाई करूंगा, आई वुड नॉट क्लासिफाई दिस एज डिफिकल्ट। तो अगर आप देखें टोटल्स करें, ये ऑफ कोर्स should total to be 100, 25 plus 22 plus 22 plus 15 plus 16, ये 100। अब इसमें आप देखें कंप्यूटेशनल पार्ट कितना है, 14 plus 9 plus 16 plus 11 plus 16, so this is 66, है ना। एक आध मार्क्स हेयर एंड देयर आप कह सकते हैं, कुछ को मैंने ब्रेक किया है कंप्यूटेशन और उसमें कुछ पार्ट्स की मार्क्स को, +4, दिस इज 11 plus 13 plus 8 plus 4, this is, सॉरी यहाँ मैंने शायद 8 कर दिया है, this is 6, right, this is 6, तो ये ज़्यादा नहीं हो सकता 100 मार्क्स से बाय ऑल मीन्स, राइट। तो 6 plus 4 plus 13 plus 11, तो this is 34। तो तकरीबन देखें आप 2/3 जो मैं कह रहा था और 1/3, this is the broad
headline that you can think about or you should remember is that this was 2/3 computations and 1/3 discussions, right? तो ये हमने गलत से 8 लिख लिया था, 22 मार्क्स हैं तो 16 और ये 6 होना चाहिए। तो अब इसको भी अगर आप देखें तो ओवरऑल इस पेपर को आप मुश्किल पेपर नहीं कह सकते, है ना, प्रोवाइडेड कि आप इसे सही तरीके से अटेम्प्ट करें और स्पेशली जो ये 1/3 मार्क्स हैं आपके, है ना। A lot of people generally do not give due importance to this theoretical component and do not prepare very seriously for it, right? So हमें जब हम प्रिपरेशन करें वो लर्निंग पॉइंट इज दैट कि हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें अच्छी सिलेबस की कवरेज है, फॉरेक्स का अलग क्वेश्चन भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आ गई, फॉरेक्स की परचेज पावर पैरिटी थ्योरी ये वाले मामलात भी आ गए, डिस्कशन में उसने कॉन्सेप्चुअल बातें भी पूछी, M&A भी कवर हो गया, पोर्टफोलियो, CAPM, रिस्क एडजस्टेड वैक अगेन यहाँ NPV भी आ गई, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी आ गया और डिविडेंड पॉलिसी भी यहाँ कवर हो गई। तो इस पेपर में अगर आप देखें कि सिलेबस एरियाज की अच्छी कवरेज थी, तो जो सेलेक्टेड स्टडी वाले मॉडल पे लोग चलते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि हमें उस पर नहीं जाना, हमने सिलेबस को एडिक्वेटली कवर करना है। और हमारा सिलेबस अब तो खैर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब से वो पोर्शन रिमूव किया गया है तो सिलेबस वैसे भी रीजनेबल सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है अब, और हम इसे आराम से कवर कर सकते हैं। सो विद दिस ओवरव्यू, आप चाहें भले इसे कॉपी कर लें। विद दिस ओवरव्यू व्हाट नाउ वी विल डू इज विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हम ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसकी कंप्यूटेशंस करेंगे, फिर इसके डिस्कशन पार्ट को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हम इसमें हर क्वेश्चन में बड़ी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन पार्ट को भी कवर करेंगे और आप भी अब अपने प्रिपरेशन में इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को ऐड कर दें। इज दैट ओके? तो यहां तक पहुंचे एंड देन वील स्टार्ट क्वेश्चन 1। अच्छा देखें, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं और भी डिस्कस करूं इस पेपर के हवाले से कि जनरली लोगों को, और वैसे भी हमने डिस्कस किया नॉट रिलेटेड टू दिस पेपर, कि टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू फॉर पीपल। बहुत सारे लोग इसमें, और 2 वजूहात भी लोग आई जब मैं इस पेपर का एनालिसिस पिछले वेबिनार में कर रहा था, उस वक्त भी मैंने ये बात की, अब भी कर रहा हूँ कि जब when I had discussion with people who, जैसे मैंने कहा कि unfortunately couldn't make it, a lot of people qualified and उन्होंने आसानी से इसको कर भी लिया। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी हुई इस पेपर में, जब उनका हमने डिस्कशन की, एनालिसिस किया, तो देखिए 2 प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन थीम्स हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। 1 कि सर आता था, बाद में रिकॉल किया, वहाँ हो नहीं सका। दी अदर कि सर टाइम मैनेजमेंट का इशू आया। अब इसकी अगर आप और इसको डीप डाइव करें, these problems are emanating from the fact that we are now in a online recorded lectures mode, जिसमें फ़ायदा तो ये है कि the lectures are available to you, so you can watch them at your own convenience based on your own biological clock। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार देखें, so this convenience is with you, but that convenience, उसका benefit हासिल करने के लिए what is required is a lot of self discipline, जो जनरली हम लैक करते हैं। जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो हम फोर्स्ड होते थे, हम क्लास में आते थे, 3 घंटे की क्लास हुई, 3 क्लासेस पर वीक हुई, तो 9 घंटे 10 घंटे जो है ना हमने बड़े फोकस तरीके से क्लासेस अटेंड की और 9 घंटे की हमारी स्टडी टाइम हुआ। फिर 2-3 घंटे हमने घर जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, रिवाइज किया बिफोर आफ्टर द क्लास, है ना, ड्यूरिंग द क्लासेस घर पे जाके, तो 12-13 घंटे की हमारी ये वीकली स्टडी हो जाती थी और फोकस्ड। अब क्या होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सो हम कहते हैं अच्छा जी बाद में देख लेंगे, यू नो, अवेलेबल है ना, बाद में कर लेंगे, और ये बात करते करते वो एक प्रेशर कुकर आखिर में बन जाता है एंड देन वी आर नॉट एबल टू गेट ड्यू बेनिफिट ऑफ दिस कन्वीनियंस विच इज़ अवेलेबल। फिर हम बड़े जल्दी देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा सर वो मैंने 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से देखे, कुछ लेक्चर्स मिस हो गए। भाई ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो लेक्चर मिस होने का सवाल ही नहीं है। फिजिकल क्लासेस में ये सिचुएशन होती थी कि जी किसी का लेक्चर मिस हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी, प्रॉब्लम होती थी कि टीचर से डिस्कस करें, किसी से नोट्स लें। अब तो आपके पास ये कन्वीनियंस है, एक लेक्चर एक नहीं कई बार देख सकते हैं आप जाके, रिवाइज करके पीछे देख लें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, फिर वीकली वेबिनार्स हो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं आई समझ में तो आप डिस्कस करें। लेकिन हम उतने डिसिप्लिन तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते थ्रू आउट द टर्म, बाद में जाके उसे हमें प्रॉब्लम होती है। तो पहला लेसन तो ये है कि बी वेरी डिसिप्लिन,
जैसे 10 से 12 घंटे आप पहले टाइम स्टूडेंट्स देते थे, आप भी वीकली 10 घंटे इस सब्जेक्ट को और हर सब्जेक्ट को जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एलोकेट करें। दूसरा, लेक्चर्स को ढंग से देखें। एक और जो प्रॉब्लम इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले मोड में हो गई है वो ये है कि जब हम घर पे लेक्चर्स देख रहे होते हैं तो अटेंशन नहीं होती, साथ में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फ़ोन पड़ा हुआ है, तो उतनी फोकस तरीके से हमारी जो हम क्लास जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्लास अटेंड करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते, लेक्चर नहीं देख पाते उस फोकस के साथ। दूसरा, हम क्या करते हैं, यहाँ तो क्लास इन्वायरमेंट में ये फ़ायदा हो जाता था ना कि सर ने एक क्वेश्चन करवाया तो मैंने कहा कि जी अब करें, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द क्लास यू अटेम्प्ट, यू सॉल्व, यू डू द कंप्लीट क्वेश्चन, पीयर प्रेशर भी है, क्लास में बैठे भी हैं, करना है, तो आपकी फोर्स लर्निंग प्रैक्टिस हो रही है। अब यहाँ क्या है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैंने कहा जी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपने फ़ौरन आगे बढ़ा दिया, देखा अच्छा सर ने क्या सॉल्व किया था, थोड़ा बहुत देखा, 2-4 फिगर्स कैलकुलेट की और आपने ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं की, है ना। तो और आपने ये समझ लिया कि मुझे समझ में आ गया। Now समझ में आना is one important part. It is important part, but one important part. The other complementing part is कि जी your ability to do it and your ability to do it in the examination hall, and that comes with practice. जब तक आपको समझ में आ गया आप करके नहीं देखेंगे, जब करना शुरू करेंगे there are too many slips between cup and lip. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हाथ कई जगह रुकेगा तो पता चलेगा कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई और what is that I need to do. उसमें टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगी आपको, है ना। तो ये दूसरा एलिमेंट है। एक तो हम लेक्चर्स जो है ना डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ देखते नहीं है ढंग से, हम इतने फोकस तरीके से लेक्चर्स को टाइमली नहीं देखते, आखिर में प्रेशर बढ़ता है तो फिर हम जल्दी जल्दी लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारी बातें हमसे छूट जाती हैं। दूसरा, जब हम देखते भी हैं तो हम उस डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते, सो आवर एबिलिटी टू डू, है ना, वो अफेक्ट हो रही है, एंड आवर एबिलिटी टू परफॉर्म इन एग्जामिनेशन। इन दो एरियाज पे जब आप फोकस करेंगे आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस खुद ही इंप्रूव होगी। So all what is needed now is a lot of more self-discipline and focus when you are watching those lectures at home. So with this, we'll now start question number 1. अब ऐसा करूँगा मैं कि मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँगा, उसकी इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे, फिर हम इसे मिल के सॉल्व करेंगे, और मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी जब मैं क्वेश्चन रीड कर लूँ और उसके मोटे मोटे पॉइंट्स हम लिख लें, विच इज़ लाइक अ क्वेश्चन अंडरस्टूड और हमने डिस्कस कर लिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोटेड डाउन, तो इट्स एक्चुअली हाफ सॉल्व। फिर आप इसे खुद अटेम्प्ट करें और फिर सजेस्टेड सॉल्यूशन कंप्लीट को देखें। सो क्वेश्चन नंबर 1, Malik Consultancy Company Limited is a global management consultancy business registered and listed in Pakistan. The board is considering several acquisitions for the following year as part of the global expansion strategy. One investment opportunity is to grow the business by establishing a new office in Turkey. Details relating to the investment are shown below. Initial research and investment. In Malik has already carried out initial market research to assess the viability of this investment opportunity in Turkey. The currency in Turkey is Turkish lira, TRY. The cost of the initial market research was lira 2 million. The research indicated that there is an 80% probability of achieving cash revenue of lira 20 million and a 20% probability of achieving lira 10 million in the first year of operation. Initial research हो गई. Is that a relevant cash flow now once we appraise this expansion, this investment? The answer would of course be it's not relevant, it's a sunk cost, it's an irrelevant cost, because वो research हो गई. अब मैं तुर्की जाके अपनी ऑफिस एस्टेब्लिश करूं या ना करूं, दिस कॉस्ट इज कॉमन इन बोथ सिनेरियोज, सो इट्स एन इररेलेवेंट कॉस्ट. तो अब उसने हमें क्या बताया कि जी 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि हम कैश रेवेन्यू ऑफ 20 मिलियन अब जो है ना अचीव करें पहले साल, और 20% प्रोबेबिलिटी है ऑफ अचीविंग 10 मिलियन इन द फर्स्ट ईयर. तो जो डेटा आता जा रहा है अगर मैं नोट करता जाऊं तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें ईयर 1 20 मिलियन की प्रोबेबिलिटी है 80% और 10 मिलियन की प्रोबेबिलिटी है 20%. इन दोनों को जब आप ऐड करें तो इफेक्टिवली आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी 18 मिलियन TRY की ईयर 1 के रेवेन्यू की.
आप इसको 20 इंटू 0.8 करें, 10 इंटू प्लस 20 इंटू 0.2, तो 18 मिलियन बनना चाहिए। हम एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, ये तो मेंटल मैथ्स है, 18 मिलियन, राइट। अच्छा जी, द रेवेन्यू फिगर्स आर बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस, तो ये एट टाइम 0 प्राइस लेवल है, राइट। The finance department has estimated that the cost of the senior management time is spent on the project to date is rupees 5 million. ये time तो spent हो चुका. अब is it relevant? Again, it's like the market research cost, it's irrelevant. The initial investment would comprise 200 million for buildings and 30 million for computer equipment and office furniture. Malik's policy is that buildings are not depreciated and equipment is depreciated over 5 years on a straight line basis with zero scrap value. आपकी अपनी पॉलिसी इज नॉट रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट इज अ टैक्स डेप्रिसिएशन। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट में हम कह रहे हैं लिरा 200 मिलियन TRY is buildings and 30 million is equipment and furniture and fixture, right? तो टोटल आपकी 230 मिलियन लिरा की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अच्छा, projects are evaluated over a 5-year period and incorporate a final terminal value as a cash inflow in year 5. 5 साल के कैश फ्लोज बनाएंगे, 5 साल में जो फिर बिजनेस की बियॉन्ड दैट वैल्यू होगी उसके टर्मिनल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। यानी यूं समझिए कि या तो हम बेच देंगे तो वो 5 साल बाद बिजनेस की वैल्यू, या वो सारे कैश फ्लो जो 5 साल बाद होंगे उनकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एट ईयर 5, उसको आप कैसे एस्टिमेट करते हैं, जिसे टर्मिनल वैल्यू कह लें, बिजनेस की disposal value कह लें, at end whatever you call. The terminal value is estimated as the market value of fixed assets plus a multiple of 8 times its pre-operating cash flows generated in year 5. The building is expected to have a net of tax resale market value of 272 million again at today's prices at the end of 5th year. तो अगर हम टर्मिनल वैल्यू की बात करें तो टर्मिनल वैल्यू वो कह रहे हैं at year 5 end is market value of assets which is 272 million तो है, नेचुरली आप इसे 1 प्लस जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा इंटू 5 करेंगे तो ये वैल्यू एट ईयर 5 एंड होगी, प्लस 8 इंटू प्री टैक्स कैश फ्लोज ऑफ ईयर 5 है ना, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ ईयर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 8 और प्लस ये आपकी टर्मिनल वैल्यू होगी। तो जो अभी डेटा हम बनाएंगे उसके हिसाब से हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। The company's current weighted average cost of capital is 18.5%. The current weighted average cost of capital includes the current business risk and the current financial risk. The board has suggested using this rate for simplicity to assess the viability of this investment opportunity in Turkey. Now this is also an important aspect जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा current WACC है वो है 18.5%. This includes existing business risk and then we have existing financial risk which is represented by existing DE ratio. हम आगे जाके इसे देखते हैं। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मलिक anticipates that regardless of the year 1 revenue value, the revenue growth will be 10% per annum in year 2 and 3 before reducing to a more moderate 4% per year in year 4 and 5. ईयर 1 की जो भी यानी ये प्रोबेबिलिटी है उसके रेस्पेक्टिव आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, यानी दिस इज नॉट ऑफ अ वॉल्यूम ग्रोथ कह लें। एक तो प्राइस इंक्रीज विच इज इन्फ्लेशन एंड देन द रेवेन्यू ग्रोथ विच इज लाइक वॉल्यूम ग्रोथ। वो हमें बता रहा है ये क्वेश्चन क्या होगी रेवेन्यू ग्रोथ 10% ईयर 1 का, तो ये होगा यानी ये रियल वैल्यू रियल फिगर रेवेन्यू ग्रोथ रियल में ही 10% होगी इन ईयर 2 and 3 और उसके बाद reduced to 4% in year 4 and 5, right?
The levels of inflation have been unusually high, and so the expectation is to increase revenue prices by 15% in the first 3 years. ये तो revenue growth यानी volume growth हो गई revenue की. फिर revenue की inflation क्या होगी यानी price increase, वो अलग बताइए यानी जब हम नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरली वॉल्यूम ग्रोथ को भी अकाउंट फॉर करेंगे और प्राइस की इंक्रीज को भी. तो रेवेन्यू की इन्फ्लेशन क्वेश्चन बता रहा है कि 15% होगी ईयर 1, 2 और 3 में. Thereafter prices would rise by 4% per annum for the duration of the investment project. फिर 4% होगी ईयर 4 and 5 में. इन्फ्लेशन तो ईयर 1 से ही अप्लाई शुरू हो जाएगी क्योंकि ये टाइम 0 की प्राइसेस पे है. सो यूं हमने रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते हुए वॉल्यूम ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को अकाउंट फॉर करना है. Local operating costs in Turkey are expected to comprise variable cost at 40% of revenue. Variable cost के लिए हमें बताया गया है is 40% of revenue. Okay? जो भी revenue होगा उसका 40% of the value in that year before the impact of inflation. So real variable cost would be यूं कहिए would be 40% of real revenue value. यानी real. फिर inflation इसकी चूंकि अलग है, रेवेन्यू की इन्फ्लेशन अलग है और वेरिएबल कॉस्ट की अलग होगी, तो जो रियल वैल्यूज हैं तो जो भी रियल रेवेन्यू है बिफोर इन्फ्लेशन उसका 40% वुड बी रियल वेरिएबल कॉस्ट. द एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 5 million इन ईयर 1. फिक्स कॉस्ट के लिए बताया गया है हमें क्या इज TRY 5 million, ये ईयर 1 के अंदर, ये ईयर 1, नॉट एट टुडेज प्राइसेस, ये ईयर 1, एंड विल रिपीट एनुअली सब्जेक्ट टू कॉस्ट इन्फ्लेशन. दिस इज एट ईयर 1 लेवल. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए नहीं कहा गया एट टुडेज प्राइसेस, ये ईयर 1 में होगी और उसके बाद कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली विल इंक्रीज एंड ईयर 2 ऑनवर्ड्स इस पे इन्फ्लेशन होगी. इस पे इन्फ्लेशन होगी फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. In year 1 बताया गया and will repeat annually subject to cost inflation. All costs are expected to inflate at 8% per annum for the foreseeable future. तो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी 8% है, जिसपे वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, फिक्स कॉस्ट भी होगी और भी कोई चीज, तो 8% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है. रेवेन्यू की इन्फ्लेशन का एक अलग परसेंटेज है और वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का अलग हो गया. All the after tax cash flows from the venture will be remitted back to Malik. यानी जो भी तुर्की में नेट कैश इनफ्लो आएगा वो वापस पाकिस्तान आ जाएगा. टैक्स इन तुर्की द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पाकिस्तान विद द एक्सेप्शन ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन. इन तुर्की द कंपनीज ओन डिप्रिसिएशन पॉलिसी इज यूज्ड फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन. तो हमारी ओन पॉलिसी क्या थी, हम आते हैं उस पे. उसमें उन्होंने बताया कि द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड कंप्राइज 200 million फॉर बिल्डिंग्स एंड 30 million फॉर कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड ऑफिस फर्नीचर. Malik's policy is that buildings are not depreciation. तो यहाँ इस पे no tax depreciation, right? और इस equipment के लिए क्या कहा गया है? An equipment is depreciated over 5 years on a straight line basis with zero scrap value. इस पे straight line depreciation और no आपकी disposal value. तो इसका मतलब है 30 डिवाइड बाय 5 इज 6 million पर एनम की यहाँ डेप्रिसिएशन मिलेगी आपको अगर स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं है. वरना कॉस्ट माइनस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड होती है, तो डिस्पोजल वैल्यू 0, तो पूरा 30 डिवाइड बाय 5 6 million लिरा की पर एनम डेप्रिसिएशन मिलेगी. There is no tax treaty between Turkey and Pakistan. However, double tax relief is available in relation to profits remitted to Pakistan, such that an additional 6% tax will be due on the operating profit. तो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा उसका 6% आप पाकिस्तान में देंगे, यानी 6% डिफरेंशियल होगा तुर्की और पाकिस्तान टैक्स का, क्योंकि जो तुर्की में टैक्स पे किया उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो बैलेंस है वो पाकिस्तान में आप देंगे, ये कह रहे हैं. और आगे हम नीचे भी देखते हैं. टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेड इन द ईयर द लायबिलिटी अराइजेस, टैक्स पेबल सेम ईयर. फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन व्हाइल कैलकुलेटिंग एडिशनल पाकिस्तान टैक्स. यानी पाकिस्तान टैक्स कैलकुलेट करते हुए डेप्रिसिएशन छोड़ दें, बाकी आप प्री टैक्स प्रॉफिट ले लें बिफोर डेप्रिसिएशन. फाइनेंस हिस्टोरिकली मलिक हैज यूज्ड एग्जिस्टिंग फाइनेंस टू फंड द प्रोजेक्ट्स. हिस्टोरिकली तो आप ये करते आए हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग पूल ऑफ फंड्स है उससे आप फंड करते हैं, तो फिर तो आप एग्जिस्टिंग वैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस रिस्क सेम है, सेम कंसल्टिंग है और फाइनेंशियल रिस्क सेम है, एग्जिस्टिंग पूल ऑफ फंड से इक्विटी डेट के मिक्स से कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है. हाउएवर फॉर दिस प्रोजेक्ट
The board has decided to use some new debt finance and have negotiated a 5-year bank loan of 2875 million. 2875 मिलियन का आपने लोन अज्यूम किया है। ये 2875 मिलियन की फिगर कैसे आई है ये हम देखते हैं कि क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन पीकेआर है पूरी की पूरी, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो नीचे अगर आप देखें इसमें मार्केट इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इस वक्त जो प्रिवेलिंग है वो 12.5 रुपये पर लिरा है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 230 मिलियन इंटू 12.5 तो मेरे पास रुपीस पीकेआर में फिगर आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी, और वो क्या बनती है 230 डिवाइड इंटू 12.5 इज 2875। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट किससे फाइनेंस्ड है? इट्स डेट फाइनेंस्ड, इट्स ऑल डेट फाइनेंस्ड, राइट। तो अगर ये पूरी डेट फाइनेंस्ड है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइनेंशियल रिस्क इसका डिफरेंट है इससे, राइट। ये 25% डेट फाइनेंस नहीं है। यहाँ तो हम क्वेश्चन में आगे बताया अपनी कंपनी का भी रेशियो, वो भी मैं पढ़ता हूँ। द इंटरेस्ट रेट फॉर दिस न्यू डेट, इसका मतलब ये हो गया है पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट पहले तो ये हो गई कि ये जो है डेट फाइनेंस्ड है। The interest rate for this new debt is 9% and tax deductible issue cost of 2% will be incurred when the loan is advanced. Tax deductible issue costs which are admissible for tax 2% होगी। Issue cost would be financed from existing funds, so you don't need to gross up issue cost existing funds से finance होंगे। Malik's gearing ratio, market value is measured as debt or debt plus equity is currently 25%. आपका अपना DE ratio is 25/75, right? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो DE रेशियो है वो इस प्रोजेक्ट के DE रेशियो से तो डिफरेंट है। अब आप एग्जिस्टिंग वैक यूज तो करें, यानी बिजनेस रिस्क पर्सपेक्टिव से तो आप यूज कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से अब आप यूज नहीं कर सकते। सो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज योर प्रोजेक्ट इज 100% डेट फाइनेंस्ड, और जब प्रोजेक्ट 100% डेट फाइनेंस हो जाए, राइट, तो फिर रिस्क एडजस्टेड वैक कैलकुलेट करना मुश्किल है। उसका अल्टरनेट क्या है ना, आप कैसे बीटा इक्विटी निकालेंगे व्हेन इक्विटी इज 0? तो हम क्या करते हैं फिर APV, यानी हम अज्यूम करें द प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस, हम KEU निकालें, हम बेस केस NPV निकालें और फिर हम उसमें फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स करें और APV के थ्रू कैलकुलेशन करें। यहां से हमें हिंट मिल रही है कि ये हमें जाना है टुवर्ड्स APV if the project is 100% debt financed, right? अच्छा जी, the interest rate for this debt is 9% and tax deductible issue cost of 2% will be incurred when the loan is advanced. Issue cost will be financed from existing funds. Malik's gearing ratio of market values is 25%. Market information हमें given है, जनरल इन्फ्लेशन 8%, तुर्की पाकिस्तान में 6%, मीन्स हमें परचेज पावर पैरिटी थ्योरी के थ्रू फ्यूचर स्पॉट रेट्स निकालने हैं। तुर्की का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान के कम है। गोइंग फॉरवर्ड यानी रुपी मजबूत होगा, less rupee would be required to buy 1 lira। ये भी समझ में आती है। द करेंसी जिसका इन्फ्लेशन रेट कम होता है वो अप्रिशिएट करेगी, द करेंसी जिसका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है वो डेप्रिशिएट करेगी, विच मीन्स रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्ग। गोइंग फॉरवर्ड लिरा विल, उसकी वैल्यू कम होगी। मोर जो है ना लिरा यू कैन बाय विथ सेम अमाउंट ऑफ रुपी, एंड यूँ कहिए लेस रुपी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 1 लिरा। यील्ड ऑन 5-year ट्रेजरी बॉन्ड्स 9%, 7%, वो भी यही है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है। एक कॉर्पोरेट टैक्स हम इन्फ्लेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम परचेज पावर पैरिटी थ्योरी के लिए यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन रेट्स एंड नॉट द इंटरेस्ट रेट्स। कॉर्पोरेट टैक्स 23% इन तुर्की, 29 इन पाकिस्तान। देखिए यहाँ आ गया वो 6% का डिफरेंस, यानी तुर्की लिरा में जब कैश फ्लोज बनाएंगे सो विल कैलकुलेट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ 23%। फिर जब कन्वर्जन होगी पाकिस्तान में तो फिर जो बैलेंस 6% उस प्रॉफिट का टैक्स होगा वो हम यहाँ भरेंगे। एक्सचेंज रेट पहले डिस्कस किया, 1 तुर्किश लिरा इक्वल टू 12.5 PKR। उसके बाद recent board meeting, the Turkey expansion was discussed at a recent board meeting and the new bank loan was mentioned. Malik sale director Mohammad Hussain was concerned that using local debt to finance an international expansion would introduce additional risk, which we all know is the exchange rate risk. He read an article in a business journal that outlined how currency swap agreements can be used to reduce currency risk when converting future foreign profit into PKR.
However, Muhammad acknowledged during the meeting that he did not understand how these work. So he just threw an idea कि जी there's a risk. उसके risk के लिए एक tool मैंने सुना है swap है. I really don't know because I'm not a finance guy. तो ये एक चीज़ है, but he highlighted a risk which is genuinely a risk. Muhammad has asked that you explain the additional risk that arises when using Pakistan rupee dominated debt finance to fund a foreign investment, and how Malik could use swap arrangement to reduce risk when converting future cash flows into Turkish lira into Pakistan rupees. Now required part A, which is the computational part, जैसे कि हमने overview में discuss किया, recommend with supporting calculations if the board should proceed with the investment opportunity in Turkey. क्या हमें तुर्की में ये investment करनी चाहिए या नहीं, will depend on the NPV कहें, adjusted present value कहें, उसकी basis पे वो हम calculate करेंगे. फिर दूसरा part होगा discuss whether it is appropriate to use the existing cost of capital to appraise an international project. C, explain the additional risk that arises when using local debt to fund the investment in Turkey, and explain how Malik could use swap arrangement to reduce the risk. So the part B and C are discussion parts. 5 और 6 मार्क्स के 11 मार्क्स के 14 मार्क्स आर कैलकुलेशंस. पहले हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिर हम डिस्कशन पार्ट करेंगे. ये मैंने एक बेसिक डेटा क्वेश्चन का यहाँ लिखता गया फॉर आवर रेफरेंस. दिस इज व्हाट यू कैन डू आल्सो इन एग्जामिनेशन. तो आप इसको नोट कर लें. फिर हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द एपीवी. ठीक है जी, यहाँ तक पहुँचे सब. जो नोट करना है वो नोट करें, बल्कि अब मेरा ख्याल ये है कि आप इसे पॉज करें और पहले आप ख़ुद सॉल्व करें, एपीवी निकालें और फिर जो है इस वीडियो को रिज्यूम करें लेक्चर को, और फिर आप देखें कैलकुलेशन एंड कंपेयर योर वर्किंग्स विद द सजेस्टेड सॉल्यूशन हियर. ठीक है जी.